नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदुओं की नृशंस हत्या ने सभी देशवासियों के खून को खौला दिया है। भारत के हर नागरिक को लगता है कि अब की बार पाकिस्तान को पूरी तरीके से सबक सिखा ही देना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उससे देशवासी अब तंग आ चुके हैं। लोगों के मन में इस बात को लेकर टीस है कि क्या भारत सच में पाकिस्तान पर हमला करेगा। ये सवाल भी लोगों के मन में अब है, क्योंकि 10 दिन बीत चुके हैं इस घटना को। और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को क्या वापस लेगा, पीओके को? यह भी बड़ा सवाल लोगों के बीच में है, क्योंकि भारत की संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके ये कहा था कि कश्मीर हमारा है। जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसे भारत ने अपना बताया था। और लोकसभा चुनाव के दरमियान कई नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने इस बात को सार्वजनिक सभाओं में उजागर किया था कि सरकार बनाओ, 6 महीने के अंदर पीओके वापस ले लेंगे। तो क्या यही समय है, सही समय है इस काम के लिए, जब भारत को पाक अधिकृत कश्मीर को वापस ले लेना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री का एक नारा है कि यही समय है, सही समय है। आज भी उन्होंने एक कार्यक्रम में इस बात को कहा कि यही समय है, सही समय है। तो हो सकता है प्रधानमंत्री इसी ओर इशारा कर रहे हों कि यही समय है, सही समय। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में जहां आक्रोश है, तो वहीं पाकिस्तान में डर का माहौल है। डर इस बात का कि भारत इस आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कभी भी एक हमला कर सकता है। इस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता गया जा रहा है। भारतीय हमले की आशंका के चलते पाकिस्तान में सरकार और सेना को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर भी तनाव चरम पर पहुंच चुका है। सीज फायर भंग हो चुका है, बीच बीच में फायरिंग हो रही है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ बैठकें कर चुके हैं। साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि पीएम मोदी ने आतंक को खत्म करने के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। दिन, समय, तारीख और टारगेट सेना को ही तय करना है। लेकिन इन सब के बीच हर हिंदुस्तानी के मन में सवाल है कि आखिर बदला कब भारत आतंक को करारा जवाब देगा? आखिर 26 मौतों का बदला भारत आतंकियों से कब लेगा? आखिर भारत ये काम कब करेगा? और पाक परस्त आतंक को मिट्टी में मिलाने के लिए इतनी देर क्यों हो रही है? ये भी सवाल। कुछ लोग अधीर भी हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी देर क्यों? हालांकि जो पूर्व का घटनाक्रम है, अगर आप देखें पुलवामा को, तो पुलवामा घटनाक्रम के बाद 12 दिनों बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो क्या सरकार की तरफ से फाइनल सिग्नल आना भी बाकी है, या फिर सब कुछ कह दिया गया है? अभी सब रणनीतियों में चीज़ें चल रही हैं। डीजी बीएसएफ और जितने भी हैं, एनआईए के डीजी आज बैसरण घाटी में करीब 3 घंटे तक रहे। सुराग रसी, पता रसी की गई, तो पता चला कि जो ऑन ग्राउंड वर्कर हैं, OGW, उनमें से किसी एक ने उन आतंकियों को यहाँ से निकलने के लिए रास्ते बताए हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पहाड़ी रास्ते पता नहीं हैं। और कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो आतंकवादियों के लिए काम करते हैं, उनके बारे में भी मुनादी की गई है कि ऐसे संगठनों से कश्मीर के नागरिक दूर रहें। तो क्या सीमा पर हालात अलग तरीके के हैं, जैसे हम देखते हैं वैसे नहीं हैं? और ये अगर ये संगठन पल रहे हैं और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये भी चिंता की बात है। लेकिन अलग अलग शहरों में बदले की मांग तेज हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल लाइट जलाई जा रही। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का आक्रोश कुछ ज़्यादा ही है। हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि आखिर वो कौन सा दिन होगा जब भारत पाकिस्तान से 26 निर्दोष नागरिकों की मौत का बदला लेगा। देश पूछ रहा है, अब किस बात का इंतजार? देश सवाल कर रहा है कि जवाब कब?
गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान आज कहा कि हम चुन चुन कर मारेंगे, चुन चुन कर बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं। उन्होंने मधुबनी की रैली से, बिहार में जो रैली करने गए थे, उन्होंने मधुबनी की रैली से ऐलान किया कि वो धरती कम पड़ जाएगी, कहाँ तक भागोगे। इस तरह की बातें हुई जिससे इस देश के लोगों को पक्का यकीन हो गया है कि मोदी छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि एक सिर के बदले 10 सिर काट कर लाएंगे। इतना उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी से, उन उम्मीदों के बोझ को लेकर अब किस तरीके से इतनी उम्मीदें हैं, देशवासियों को यकीन है कि नरेंद्र मोदी कुछ जरूर करेंगे। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति उम्मीदों को का पहाड़ खड़ा कर देता है अपने बयानों से, तो फिर उससे ऐसी उम्मीदें लाजमी हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले रक्षा के मसलों पर, सुरक्षा के मसलों पर, कश्मीर के मसलों पर नरेंद्र मोदी ने इतनी उम्मीदों का पहाड़ खड़ा किया, इतनी उम्मीदें इस देशवासियों की जगाई कि लोगों को लगा कि मोदी आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो अब बहुत चुनौती की घड़ी है, बड़ी मुश्किल घड़ी है। राजनीतिक दृष्टि से फैसले लेने होंगे, कूटनीतिक दृष्टि से फैसले लेने होंगे, सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना होगा, ये बहुत सूझबूझ से करना होगा। तो जैसा कि हम और आप चाहते हैं कि यूं गए और यूं हमला कर दिया, तो ऐसा भी नहीं है। सरकार को पूरा वक्त देना चाहिए, सेना को पूरा वक्त देना चाहिए और विपक्ष को भी पूरा वक्त सरकार को देना चाहिए। हालांकि विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है। राहुल गांधी ने कल एक बार फिर दोहराया, कानपुर में शुभम द्विवेदी की पत्नी और परिवार से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि इनको शहीदों का दर्जा दिया जाना चाहिए, सारे लोगों को जो मारे गए इस घटनाक्रम में। और ये तस्वीरें हैं कल कानपुर की, जब राहुल गांधी शहीद शुभम द्विवेदी के घर गए थे। उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे परिवार कुछ नहीं चाहिए। शुभम द्विवेदी के पिताजी, परिवार के लोग मौजूद हैं। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मैं शुभम के लिए मांग रही हूँ कि उसे शहीद का दर्जा मिल जाए। मैं मांग रहा हूँ शहीद का दर्जा मिल जाए। राहुल गांधी ने आश्वस्त किया कि वो प्रधानमंत्री को लिखेंगे, उनसे बात करेंगे और ऐसा होगा, ऐसा भरोसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिलाया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे जातीय जनगणना को लेकर, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मुद्दा जातीय जनगणना से बहुत बड़ा मुद्दा है। आतंकवाद का मुद्दा, शुभम द्विवेदी का मुद्दा, उन जो मारे गए लोग हैं 26 लोग, उनका मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा। उन्होंने कहा कि ये जातीय जनगणना से बहुत बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने खुद इस बात को कहा और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पूरा सपोर्ट है, नरेंद्र मोदी को अब करना है, वो उनको खुली छूट है, वो कर सकते हैं, हम सब उनके साथ हैं। तो बार बार यही मन में आ रहा है। आज हम जब न्यूज़ रूम में आए तो हमारे साथी भी इसी बात कर रहे थे कि क्या होगा सर, कैसे होगा, कब होगा, बहुत सारे सवाल, कब, क्यों, कहाँ और कैसे। पत्रकारिता के 5 Ws हैं, वो सारे सवाल मेरे ही ऊपर बौछार कर दी। मुझे समझाना पड़े साथियों के, नहीं जवानों धैर्य रखो, ये अति उत्साह में फैसले नहीं लिए जाते, ये देश के फैसले हैं, सेना के फैसले हैं, हमारी सेना ऐसा करेगी। तो कुछ बयानात राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और अमित शाह। आज ये शायद कास्ट सेंसस से भी ज्यादा जरूरी है। मैं आज कानपुर गया और वहां पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है, बिना मर्सी के। प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। ये आपकी न्यूज़ अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहाँ पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम आपके ऊपर, वो आप बोल रहे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहाँ पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। पीओके ले लेना नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही, एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। आप देखिए हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क का हुआ, दिलसुख नगर का हुआ। मैं एक शर्मा साहब को जानता हूँ, तेलुगु के पंडित हैं, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिए। कभी कभी आके मिलते मेरे दारुसलाम में, असद साहब मेरी बेटी याद आ रही मेरे को बोले। तेलुगु के पंडित अपनी नौजवान बच्चे भी खो दिए। आप 26/11 का हुआ, निजामाबाद की एक दुल्हन वो वीटी स्टेशन पे मारी गई जिसके हाथों में मेहंदी थी।
पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो ये टेररिज्म को। और मैं आज पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। अमित शाह कह रहे हैं कि हर आतंक के उस आका को चुन चुन कर जवाब मिलेगा, देना भी चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी बड़ी पते की बात कह रहे हैं। AIMIM के अध्यक्ष हैं, अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जो कहीं लगे कि नहीं वो अप टू द मार्क नहीं है। पहले दिन से ओवैसी साहब लगातार सरकार के, देश के साथ खड़े हैं और खड़े होना भी चाहिए, क्योंकि वो भी इसी देश के लाल हैं, इसी देश के सपूत हैं। वो कह रहे कि भारत की पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है कि POK हमारा है। कुछ पत्रकार कह रहे थे कि हाँ पाकिस्तान POK छोड़कर भाग गया है, तो करे तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बीजेपी के लोग कहते हैं हम घुस कर मारेंगे और हम कहते हैं अब घुस कर बैठ जाओ। वो सुझाव दे रहे हैं कि POK में जाओ और घुस कर बैठ जाओ, कब्जा कर लो, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन उम्मीदें बहुत हैं। हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट गुरदीप संधू साहब हमारे साथ जुड़े हैं। गुरदीप संधू हमारे रिपोर्टर हैं बाघा बॉर्डर से, माफ़ कीजिएगा। मौसमी के सचदेवा फॉरेन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर PK मिश्रा रिटायर ADG BSF कश्मीर हैं। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मौसमी जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वागत है सभी का। गुरप्रीत संधू, आज 2-3 कुछ डेवलपमेंट हुए। ये कहा गया कि बाघा बॉर्डर पाकिस्तान ने नहीं खोला। तमाम लोग जिनको आज वापस जाने की समय सीमा तय की गई थी, वो वहाँ चीखते पुकारते रहे, लेकिन वो नहीं खोला गया। वहाँ की क्या स्थिति रही, आपने क्या देखा, वो दर्शकों को बताइए कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने ही नागरिकों को लेने में हठधर्मी कर रहा है। गुरप्रीत। सर को बताना चाहता हूँ कि जो पहले कई बार भी देखा जा चुका, पाकिस्तान जो है नेपाल का कतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार जो है जो बड़ी साजिश है जो है, मैं आपको बताना आज वापस उन्होंने कहा है कि हम इसको नहीं लेंगे इनको। जी नहीं, क्यों, क्या वजह बता रहे हैं हम? क्योंकि उन्हीं के नागरिक हैं और भारत ने कहा कि भाई देश छोड़ दो, तो जाए कहाँ? वो नागरिक तो पाकिस्तान के ही हैं गुरप्रीत। वही सर मैं बताना चाहता हूँ कि नागरिक तो वहां के हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब हमने इधर से भी ऑर्डर दे दिया है, 2 दिन का टाइम है, 48 घंटे का टाइम है, आप उतनी देर में आओ, टाइम जो है वो निकल चुका है, इसलिए आप जो है उधर ही रहोगे, जो इधर के हैं वो इधर रहेंगे। और कई नागरिक ऐसे भी देखे जा चुके हैं कि जो पंजाब के और जम्मू कश्मीर के, जिनके जो इंडिया के आधार कार्ड वगैरह और वोटर कार्ड बने हुए हैं, वो भी वापस वहां जाने को मजबूर हो चुके हैं। और सरकार ने यह भी बोल दिया है कि अगर
ये वापस ना जाएंगे और इनको धक्के से जो है वापस भेजा जाएगा। जी ठीक है, तो ओवरऑल बॉर्डर पे क्या स्थिति है? अगर पूरा पंजाब से जुड़े बॉर्डर की बात करें हम, तो क्या स्थिति है वहां पर, क्या परिस्थिति नजर आ रही है आपको, क्या हलचल है गुरप्रीत? पूरे पंजाब की स्थिति देखा जाए तो इसी जो है चौकसी जो है बढ़ा दी गई है। मेरे साथ है जहाँ पे और लोग ही मौजूद हैं जिनसे मैं बात करना चाहूंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं कि सर मेरे को एक बार बताना कि ये जो बॉर्डर की स्थिति बन चुकी है, ये आपको कैसे लग रहा है कि ये कैसा देश कैसे हो सकता है कि या देश आगे बढ़ेंगे या आगे कोई जंग का मैदान भी बन सकता है? देखो जी, जंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जी ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ जंग लगी है, कितना नुकसान हो। नहीं, जैसे मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि जैसे पाकिस्तान है, उनके नागरिक हैं, वो भी अपने नागरिक जो है टाइम दिया था भी इतने टाइम में वो वापस आ जाए, वो टाइम आ गया और वो टाइम पे ऊपर भी थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो अपने नागरिक वापस क्यों नहीं ले रहा? ਇਹ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਧਰੋਂ ਜਥੇ ਉਧਰ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ अपलोड सिस्टम जो गुरप्रीत बॉर्डर जो पंजाब से सटा बॉर्डर है गुरदीप, उसमें क्या हलचल है? वहाँ के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? इन 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 सवालों को जरा जवाब दीजिए। जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी जो है बहुत बढ़ा दी गई है। अब तो आसपास कोई 1-1.5 किलोमीटर के आसपास देखा जाएगा तो एक भी जो सिविलियन है वहां पे आपको कोई भी दिख नहीं पाएगा। सभी जो है बीएसएफ और पुलिस फोर्स जो है लगा दी गई है। वहाँ चेकिंग वगैरह हो रही होंगी, तमाम आइडेंटिटी चेक करी जा रही होंगी, इस तरह के काम हो रहे होंगे वहाँ पे। अगर कोई 2 व्हीलर पे भी जा रहा है उसकी भी चेकिंग हो रही है, पैदल जा रहा है उसकी भी चेकिंग हो रही है। चेकिंग देखा जाए तो फुल जो है पुलिस की ओर से और बीएसएफ की ओर से की जा रही है। जी, तो जो पाकिस्तान जाने वाले लोग थे वो अभी भी बाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं? वो जी बहुत लोग हैं जो जहाँ पे अभी वाघा बॉर्डर पे ही मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में नहीं ले रहा है और उधर के जो इधर है उधर के भी फंसे हैं, इधर के भी फंसे हैं। ठीक बात है, आप बने रहिए। गुरप्रीत संधू हमारे सहयोगी आलोक बंसल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये लगातार चीज़ें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, जांचें हो रही हैं, दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, गृह मंत्री चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन एक देश का एक आम नागरिक जिसे लग रहा है कि अब ये बहुत हो चुका, अब आक्रमण आतंकवाद पर होना चाहिए, वो पूछ रहा है भाई इतनी देरी क्यों? कल जब कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की बैठक जब हुई उसके बाद अश्विनी वैष्णव आए तो पत्रकार भी ये सवाल पूछते रहे भाई और क्या और क्या और क्या, तो उन्होंने और क्या के जवाब में बता दिया कि साहब वो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो ऐसा लगा पत्रकारों को घड़ों पानी पड़ गया कि भाई हम तो उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान के संदर्भ में कुछ बताएंगे, लेकिन खैर वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है भारत की राजनीति के हिसाब से। लेकिन आपको क्या लग रहा है और क्या अभी रणनीतिक तौर पर हमें कुछ काम करना बाकी है इसलिए हम वो हमला नहीं देख पा रहे हैं? आलोक जी, पहली चीज तो ये समझना चाहिए कि आतंकवाद पे हमला तो हो ही रहा है, आतंकवाद के जो भी किया जा सकता है वो करने की कोशिश कर रही है। जहां तक सवाल पाकिस्तान और आतंकवाद के समर्थकों के खिलाफ कदम उठाने का है तो ये बात टीवी स्टूडियो पे तो नहीं डिस्कस हो सकती। दुर्भाग्य से क्या है कि आज टीवी एंकर्स जो है ज्यादा स्ट्रेटजी बना रहे हैं बजाय सेनाओं के। तो सरकार ने सेनाओं को पूरा खुली छूट दे रखी है कि जो आपको कदम उठाना है उठाएं, और वो अपने अनुसार, समय के अनुसार और जगह के अनुसार कदम उठाया जाएगा।
कोई भी कदम जब उठाना जब दुश्मन तैयार हो तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। अगर आपको कोई भी कदम उठाना है तो वो उसमें रिस्क है, तो रिस्क के अनुसार जो है जब आपको उचित उपयुक्त मौका मिलेगा उसके अनुसार कदम उठाया जाएगा। अगर आपको सीमा पार जाके आतंक के गढ़ों को खत्म करना है तो वो जब करना है जब दुश्मन तैयार नहीं है। तो ऑब्वियसली ये सब चीजें आप अगर टीवी स्टूडियो पे अगर ये डिस्कस हो जाए कि कब होना है और क्या होना है तो फिर तो दुश्मन के लिए कोई समस्या रही नहीं। तो ये बात कब होगी, कदम जरूर उठाया जाएगा, लेकिन कब लिया जाएगा और कहां लिया जाएगा ये सिर्फ सेना का निर्णय होगा। इसका निर्णय मैं और आप लेने की स्थिति में नहीं है। आलोक जी, दुश्मन की तरफ से तमाम इस तरीके की खबरें आ रही हैं, उनके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान कह रहा है कि भारत हम पर 36 घंटे में 24 घंटे में हमला कर देगा, इस तरह की बातें आ रही। और दुर्भाग्य से हम बहुत सारे ऐसे गेस्ट को भी पाकिस्तान से बैठा रहे हैं जो हमारे ही देश की कुल मिला के शुद्ध भाषा में ऐसी तैसी करते हैं बैठकर, तो ये भी यहाँ के मीडिया को शर्म नहीं आ रही है। दूसरी बात, आपने बड़ी वाजिब बात कही आलोक जी कि टीवी पर ना तो मिलिट्री की रणनीति तय होगी ना देश की रणनीति तय होगी। मैं बहुत इससे बहुत मुतमईन हूँ आपकी इस बात से कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है ना कि जब सारी बैठकों के अंदर क्या हो रहा है, सूत्रों के हवाले से जब खबरें प्लांट कराई जाएंगी, जब विजुअल्स बाहर आएंगे, तो जाहिर सी बात है टीवी हमले की रणनीति बनाएगा। इस देश का मीडिया ही हमले की रणनीति बना रहा, ग्राफिकल एलिमेंट से हमला भी हो गया कई चैनलों में, तो आपने देखा ही होगा। तो दिक्कत यह है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, कम से कम वो अगर एहतियात नहीं बरतेंगे, वो विजुअल्स ज़्यादा बाहर आएंगे। आप पूर्व के हमले देखिए, जब भी हमने किए इतने विजुअल्स कभी नहीं बाहर आए। कारगिल में भी पता ही नहीं चला और एक दिन सुबह उठे तो देखा तो हमला हो चुका था वहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ें हुई। तो विजुअल्स जितना, ऐसा नहीं कि कोई पीछे है, जो शासन सत्ता में बैठे लोग वो भी विजुअल्स का खेल खेल रहे हैं, वो भी हर चीज़ बताना चाहते हैं। और उम्मीदों का पहाड़ इतना बड़ा खड़ा कर दिया है ना कि घुस कर मारेंगे, काट लाएंगे, पटक देंगे, उठा के फेंक देंगे, जो इस तरह की चीज़ें आई ना, मतलब टॉप टू बॉटम, तो उसकी वजह से टीवी भी रणनीति बना रहा है युद्ध की। आलोक जी, वक्तव्य सिर्फ एक आया है कि जिन्होंने ये किया है उनको हम दुनिया के किसी भी कोने में हम उनके खिलाफ कदम उठाएंगे। कब उठाएंगे, कहां उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, किसी ने नहीं बताया। ये बाकी सब मीडिया की इन्वेंशन है। किसी सूत्र ने ये नहीं बोला कि हम पाकिस्तान पे हमला प्रवक्ता बोल रहे हैं, बीजेपी के सारे प्रवक्ता बोल रहे हैं कि भाई मैं ये कर दूंगा, वो सारे वो पार्टी लाइन पे बोल रहे हैं। और माफ कीजिएगा आलोक जी, जो वक्तव्य आया वो भी एक चुनावी रैली से आया। वो अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, जैसे अमेरिका पे हमला हुआ, 15 मिनट में जॉर्ज बुश वहां पे थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगले क्षण बम गिरने लगे। तो ये एक स्थान, टाइमिंग भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि भाई आप अगर चुनावी रैली से हिंदी अंग्रेजी में आप भाषण देंगे तो जाहिर सी बात है मीडिया तो रणनीति बनाएगा, मीडिया रणनीति बनाएगा। फिर रणनीति बनाएगा तो मैं उसके बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि ना भारत अमेरिका है, ना पाकिस्तान अफगानिस्तान या यमन है। तो ये बात अच्छी तरह समझ ले, जो पावर एसिमेट्री है जिसकी बात आप कर रहे हैं कि जॉर्ज बुश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमला होने लगा, वो तालिबान का अफगानिस्तान था जहां पे कि कुछ भी नहीं था। वहां पे वायुसेना के नाम पे शून्य था। तो वो स्थिति अलग है। पाकिस्तान अगर वो तो आप बेहतर बता सकते हैं, हमला होने वाला है, मैं तो एक सामान्य नागरिक की तरह बात कर रहा हूँ, आप बेहतर बता सकते हैं। ये सैन्य रणनीति कहती है, ये मीडिया की रणनीति कुछ भी कहती हो, पर अगर पाकिस्तान के मंत्री ये कहते हैं कि 36 घंटे के अंदर हमारे ऊपर हमला होने वाला है, तो आपके 36 घंटे के अंदर हमला नहीं होना चाहिए। ये रणनीति कहती है। ठीक बात है। अमेरिका का वो उदाहरण मत लीजिए, वो बहुत ही असिमेट्रिक। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया तो जा सकता था लोग जी देश को कि भाई ये घटना हुई, बड़ी दुखद है और हम छोड़ेंगे नहीं। जो बात वहां से चुनावी रैली से कही जा सकती थी वो दिल्ली में कही जा सकती थी, आल पार्टी मीटिंग में कही जा सकती थी, आल पार्टी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा में कही जा सकती थी। मुझे लगता है देश को ज्यादा विश्वास होता है। आपकी बात से सहमत हूं। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं और इसलिए मैं किसी राजनीतिक वक्तव्य को देने की स्थिति में भी नहीं हूं। मैं आपको जो बता रहा हूं वो रणनीति के दृष्टिकोण से बता रहा हूं, और वो बात साफ है कि देश की रणनीति, सेना की रणनीति टीवी स्टूडियो में बैठकर नहीं बनाई जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। और मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं जा रहा हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
देश पूछ रहा है जवाब कब। ब्रेक से पहले जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट आलोक बंसल ने कहा कि टीवी के स्टूडियो में बैठकर युद्ध की रणनीति नहीं बनाई जा सकती। और बड़ी महत्वपूर्ण बात आलोक जी ने कही कि जब दुश्मन खेमे से ये खबरें आ रही हों कि आज हमला होगा, कल हमला होगा, तो उस वक्त हमला बिल्कुल मुफीद नहीं, क्योंकि आपको कठिन और कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो हमला एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है मिलिट्री जो सैन्य रणनीति के अनुसार। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मौसमी के सचदेवा हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ रुख करेंगे। मौसमी जी, मैं सीधे आपकी तरफ आ रहा हूँ। इस बीच देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक महेंद्र सिंह दिल्ली से जुड़ गए हैं हमारे साथ में। मौसमी जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें लॉबिंग, तो जो हमारे देश का जो मीडिया है वो बता रहा है कि पाकिस्तान सबके सामने गिड़गिड़ा रहा है, कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, लेकिन उसको वो राहत नहीं मिल रही है। और इसके बनिस्बत जो हम लोग हैं, हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो एक फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर आप विश्व समुदाय को किस तरीके से देखते हैं, और तुर्की को लेकर, क्योंकि अभी तुर्की और पाकिस्तान की एक अच्छी खासी डील हुई है, एक सैन्य डील हुई है, तो उसमें एक बड़े अमाउंट की खरीदारी की है पाकिस्तान ने। तो तुर्की पाकिस्तान की हिमायत में उतर आया है, इसे किस दृष्टिकोण से देख सकते हैं हम? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊंगी, अगर आपका देश अगर क्राइसिस में है, आप अगर किसी से मदद ले रहे हो वॉर के लिए, तो आप खुलेआम डिक्लेयर नहीं करते हो। पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, वो वॉशिंगटन भाग रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, वो खुद ही फोटो और वीडियोस बना रहे हैं और खुद ही फैला रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो भारत को दिखाना चाह रहे हैं कि अमेरिका हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ है। एक्चुअली में कोई भी वॉर, फुल फ्लेजेड वॉर के लिए कोई भी साथ नहीं है पाकिस्तान के, ना भारत के साथ है। मैं आपको बताऊं, वर्बली सब बोलेंगे हम आपको बैकअप करेंगे, आपके साथ, बट फुल फ्लेजेड वॉर के लिए कोई भी, मुझे लगता है, देश मिलिट्री प्रेजेंस नहीं देंगे, कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड फुल फ्लेजेड वॉर अगर आप बोले, तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जो जनता है, एक्चुअली हम लोग चीजों को डीपली नहीं सोचते हैं, हम भावुक हो जाते हैं, हमें घुस के मारेंगे या हमें युद्ध चाहिए। अगर हम युद्ध के बारे में बोले, 3 साल से ज्यादा हो गया रशिया यूक्रेन के युद्ध में, क्या रशिया यूक्रेन को खत्म कर पाए? आज तक वो युद्ध चल रहा है और दोनों तरफ से लॉसेस हो रहा है। हाँ, और माफ कीजिएगा, मैं 1 सेकंड के लिए आपको इंटरप्ट करूंगा। उधर युद्ध चल रहा है और ट्रंप साहब अपना खनन के ठेके ले रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। यूक्रेन में खनन पर पूरा कब्जा कर लिया उन्होंने, खनिज पर पूरा कब्जा कर लिया। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, अमेरिका इज अ बिजनेस कंट्री। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है, ही इज स्पेसिफिकली अ बिजनेसमैन, तो वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। सेकेंडली, अब हमारे देश में जैसे बोल रहे कि वॉर होगा, युद्ध होगा, सारे जनता वेट कर रहे हैं। लेट मी टेल यू कि ये आर्मी को फ्री हैंड जो दिया जा रहा है, ये स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रहे हैं। अभी अमित शाह जी ने अनाउंसमेंट किया है कि एंटी ड्रोन यूनिट जो है, एक अलग से स्पेशल एंटी ड्रोन यूनिट डिप्लॉय किया जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। ऐसा नहीं है कि भारत नहीं कदम उठा रहे हैं, भारत कदम उठा रहे हैं, बट हमें देखना पड़ेगा कि हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। अगर हमें युद्ध चाहिए, हमें टेररिज्म को खात्मा करना चाहिए, इसीलिए हमें जो है भारत स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फुल फ्लेजेड वॉर कर देंगे। आप देखिए, अभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो कैपेबिलिटीज है, एस्केलेट कर दिया है इंडियन आर्मी ने। उससे क्या हो रहा है, जो पाकिस्तान सैटेलाइट यूज कर रहे हैं, वो जैम कर रहे हैं। तो जो ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो पाकिस्तान की आर्मी यूज कर रही है, पाकिस्तान यूज कर रहे हैं, उसको जैम कर रहे हैं। और जो हमारे फौज, जो आर्मी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये जो सिस्टम जो एस्केलेट कर रहे हैं हमारे फौज, उससे क्या हो गया, मल्टी सिस्टम्स को जैम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे इंडियन आर्मी दे हैव टेकन स्टेप्स, बट स्ट्रेटेजिकली ले रहे हैं ताकि पूरा जड़ से टेररिज्म को उखाड़ा जाए। एनआईए जो है, एनआईए का काम इन्वेस्टिगेशन नहीं है, अब एनआईए इज हंटिंग। आप देखिए, एक्चुअली दे आर हंटिंग, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, डिमोलिश हो रहा है जो टेरर हाउसेस है। तो एक प्रोसेस होता है। सिमिलरली जैसे सर ने कहा है, जो वॉर प्लान्स है, वॉर बोलना बहुत आसान है, लेकिन जो स्ट्रेटजीज है, यही बात तो है। सर ने तो बहुत मुफीद बात कही, बहुत मुफीद बात कही मौसमी जी, कि फिर ये भी नहीं कहना चाहिए कि हमने ड्रोन यूनिट लगा दी, हमने तोप लगा दी। ये भी क्या बताने की जरूरत है, आपने लगा दी, बड़ी अच्छी बात है, मौके पर काम करेगी। ये भी तो गलत बात है ना। फिर इन्होंने अनाउंस किया है कि, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। अभी देखिए, सिर्फ
एंटी ड्रोन यूनिट में अनाउंसमेंट के पीछे कहीं ना कहीं माइलेज लेना होता है ना। जो देश चुपचाप, जिन्हें कुछ करना है वो चुपचाप अपना करिए, क्यों हल्ला मचा रहे हैं, दुश्मन को बता रहे हैं आप? ये भी तो मुझे तो नहीं लगता है कि हल्ला मच रहा है। भारत अभी भी बहुत स्ट्रेटेजिकली ही स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं। मुझे वो पाकिस्तान है जो हल्ला मचा रहा है कि 24 घंटे में या 36 आवर्स में हमें अटैक करेंगे, वो उनका डर है। और नाउ दे आर प्लेइंग विक्टिमहुड। सो पाकिस्तान जो है अपने आप, दे आर स्टिल क्राइंग वुल्फ, तो अपने आप को विक्टिम वो करने के लिए वो हल्ला मचा रहे हैं। इंडिया हैज नेवर अनाउंस्ड दैट वी हैव नेवर डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। बार बार भारत ने बोला है वी आर डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, और टेररिज्म को जड़ से उखाड़ने के लिए उनका बैकबोन तोड़ना बहुत जरूरी है। और उसका जो स्टेप्स है डेफिनेटली वो लिया जा रहा है, जो हम पब्लिकली इतना डिस्क्लोज भी नहीं कर पाएंगे, बट यस स्टेप्स लिया जा रहा है। और इस बार देखा जाएगा तो बहुत चीजें खुलासा, बहुत चीजें डिस्क्लोज भी हुआ है। हमारे जो इंटेलिजेंस फेलियर से लेके बहुत चीजों का डिस्क्लोजर भी हुआ है, जिसमें हमें कदम लेना चाहिए। आप जिस सिस्टम की बात कर रही हैं सचदेवा जी, आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि हम उनकी नेटवर्क को जैम कर सकते हैं, वही सिस्टम आतंकवादियों ने इस्तेमाल किया है यहाँ। जो सूचना का तंत्र, जो फोन्स, जो सूचना का सिस्टम उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसमें ना कोई सिम कार्ड लगता है ना कुछ लगता है, वो एक अलग तरीके का अल्ट्रा सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि चुनौती हमें ठीक ठाक हमारे सामने चुनौती है और हमको उससे निपटना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इट्स लाइक ए वॉर ऑफ टेक्नोलॉजिकल वॉर है। टेक्नोलॉजी यूज करके अंदर आए, एंड ये पॉसिबल इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे अंडरग्राउंड वर्कर्स है, लोकल सिंपैथाइजर्स है। बिना लोकल सिंपैथाइजर्स और सपोर्ट का ऐसा हो, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक लेकिन मैं इस बात पर भी बहुत वो नहीं करता, क्योंकि आज तक दुनिया के इतिहास में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें लोकल्स रहे ही हैं। तो ये तो हमें मानकर चलना चाहिए। नई बात इस हमले में क्या है कि लोकल्स हैं, तो खाली लोकल्स के ऊपर ये उनके कंधे पर रखकर हम इससे फारिग नहीं हो सकते। हमारे साथ ADG BSF लंबे समय तक 15 सालों तक वहाँ रहे हैं कश्मीर में, डॉक्टर PK मिश्रा साहब, उनकी तरफ मैं रुक करूँगा। डॉक्टर PK मिश्रा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये अभी दोनों एक्सपर्ट्स ने बहुत महत्वपूर्ण बात की, आलोक बंसल साहब ने और इधर हमारी जो मौसमी जी हैं, उन्होंने भी एक अलग तरीके से विश्व समुदाय की बात करी। वास्तव में अगर देखिए उम्मीद किससे की जाती है? जो सत्ता में जब नहीं होता है वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति मौजूद तत्कालीन सरकार को टारगेट करता है कि भाई बड़ी नाकारा सरकार है, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। जब आप सत्ता में आते हैं तो वही उम्मीदें जनता आपसे करने लगती है और फिर वो उम्मीदें कई गुना बढ़ जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि कहीं भावनात्मक या भावनाओं में बह के कोई युद्ध नहीं होते, और युद्ध कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब अवश्यंभावी हो जाए तो फिर उसको करना भी पड़ता है। आज की दृष्टिकोण से अगर देखें तो 10 दिन हो गए हैं डॉक्टर मिश्रा, अभी तक क्या कुछ हमारे पास ऐसा हाथ है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, सूत्रों के हवाले से सही, लेकिन क्या कह सकते हैं कि हम कहीं इस आतंकवादी हमले को डिकोड कर पाए अभी तक? डॉक्टर मिश्रा। दुर्गेंद्र, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये जो इनिशिएटिव हमको लेना है, जो ऑफेंसिव एक्शन हमको लेना है, ये जो प्रतिशोध लेना है, ये जो मिलिट्री एक्शन लेना है, इसके बारे में सीसीएस में पूरा क्लियर इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। इसका डिस्कशन हो गया है। इसमें जो है तीनों चीफ ऑफ स्टाफ्स और NSA और डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री डिसीजन ले चुके हैं। अब क्या डिसीजन लिए हैं, डेफिनेटली आई एग्री विद बोथ द स्पीकर्स। ये एक्चुअली बताना नहीं पड़ेगा, ये तभी बताएंगे और इवन मीडिया को भी बुलाएंगे जब एक्शन हो जाएगा, जब एक्शन चलेगा ना, तब डेफिनेटली मीडिया को बताया जाएगा, मीडिया आएगा, उसको कवर भी करेगा। आप देखिए जो दोनों हुआ था, उरी का हो गया है और उसका पुलवामा के लिए हो गया बालाकोट में, और इवन जब वहां पर कारगिल वार हुआ था, टोटल मीडिया कारगिल में ही था। मैं वहां कारगिल में था और मैं देखा पूरी के पूरे मीडिया वहीं पर है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, ये अभी जो स्पीकर बता रहे थे, आप भी बता रहे थे, इंसिडेंट जो हुआ, ऑफ कोर्स मैं क्लियरली बता रहा हूं, इट इज ए प्योर इंटेलिजेंस फेल्योर। एंड और ये नहीं कि आप बता रहे थे कि सिर्फ
पाकिस्तान से जो आतंकवादी आगे वो करके हैं, डेफिनेटली हमारे अंदर जो स्लीपर सेल्स है वो उनको मदद किए हैं, और ये बहुत महजूद है हमारे पास। सिर्फ जैश मोहम्मद का नहीं है, सिर्फ लश्कर तोयबा का नहीं है, सिर्फ जमातुल दवा का नहीं है, सिर्फ टीआरएफ का नहीं है, हर एक का जो है स्लीपर सेल्स कश्मीर ओनली नहीं है, जम्मू में भी, आपका केरल में भी, और बंगाल में और झारखंड में भी वहां मौजूद है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये जो इंसिडेंट हुआ है इसका 3 जगह पर रैकी हुआ है। आप छोड़िए कि पहलगाम में ओली रैकी हुआ था, गुलमर्ग में भी रैकी हुआ है, 3 जगह पर रैकी हुआ है, और हमें कोई खबर मिला नहीं है। डिप्लॉयमेंट वहां पर सिक्योरिटी का नहीं हुआ, और ये जो है अभी तो पता लगा कि 15 ओवरग्राउंड वर्कर्स दे वर देयर जो कश्मीर के हैं। और अभी एक और खबर है जो लगातार संचार माध्यम बता रहे हैं कि 48 जो पर्यटन स्थल है वो बंद कर दिए हैं सिक्योरिटी का रीजन से। ये जो है मैं तभी तो बोल रहा हूँ दुर्गेंद्र, अब ये जो है वहां पर जो बैसरन घाटी को चले गए थे 2 दिन हुआ, वहां पर डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ। इससे प्योर मैं बताऊं, इससे सिक्योरिटी हजार्ड, सिक्योरिटी लैप्स, इंटेलिजेंस फेलियर, दिस ओके, ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये जो अभी एक्शन होगा, मैं बताता हूं क्यों डिले हो रहा है। एक्शन इज आपका 42 जो वहां पर है पीओके में जो इनका जिहादी ट्रेनिंग सेंटर है, ऑल द 42 जिहादी ट्रेनिंग सेंटर्स दे हैव बीन क्लोज्ड, उनको वहां से निकाल दिया गया है। उनका जितना लंचिंग पैड है सब लंचिंग पैड को बंद कर दिया गया है। महाबलपुर का जो वहां पर जिहादी कैंप था, सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप था, वहां उसको क्लोज कर दिया है। दूसरा है आपको हाफिज सईद, लखवी या अपना दाऊद, ये जहां जहां पर है अभी उनका लोकेशन पता नहीं। मैं टीवी में देख रहा था, हाफिज सईद का जो जगह वो बता रहे थे। अरे हमको अगर पता है हाफिज सईद वहां पर है, हम तो मिसाइल तुरंत ठोक देंगे। लेकिन आई एम वेरी क्लियर, पाकिस्तान आईएसआई वहां पर उनको नहीं रखा है, और हमारे जो टारगेट है वो टारगेट अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमको वेट करना पड़ता है। और दोनों स्पीकर सही बोले हैं, हमको इंतजार करना पड़ेगा। इट इज अ डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट, दे विल टेक देयर ओन टाइम, दे विल टेक देयर ओन टारगेट, they will select their own place, and they will select their own weapons and own type of forces, whether it will be on Karachi, whether it will be on Gadar, whether it will be on POK, whether it will be on jihadi camp, whether it will be on Bahawalpur. We have to wait, watch and see. Definitely आज अमित शाह जी जो बोले, प्रधानमंत्री जी भी इसके पहले 2 बार बोल चुके हैं, डेफिनेटली दे आर ऑन द जॉब, और आर्मी नेवी एयरफोर्स को पूरा छूट दिया गया है। अब इसका इफेक्ट आप देख लीजिए। पाकिस्तान में 2 दिन हुआ शहबाज शरीफ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज नॉट सीन फॉर लाइक दिस, अनदर इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू। 2 दिन हुआ वो दिखाई नहीं दे रहे। और जो आईएसआई का चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक, उनको आसिफ मुनीर ने, आर्मी चीफ ने उनको लगा दिए एनएसए करके। कल रात को उनको अपॉइंटमेंट किया गया है। अपॉइंटमेंट इज बीइंग डन बाय आर्मी चीफ। ये बहुत बड़ी चीज है, एनएसए का अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ कर रहा है। दिस क्लियरली शोज 1999 में जो नवाज शरीफ को निकाल करके जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, प्रैक्टिकली जनरल मुनीर हैज ऑलरेडी टेकन ओवर पाकिस्तान एंड ही इज रनिंग पाकिस्तान टोटली। शहबाज हैज केप्ट क्वाइट, सो वी हैव टू सी। दूसरा है मुनीर के फैमिली, शहबाज के फैमिली, बिलावर भुट्टो का फैमिली, ये सब के सब पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। आप देखिए स्टेटमेंट ऑफ देयर रेलवे मिनिस्टर अब्बासी, मोहम्मद अब्बासी एंड असदुल्लाह तारिक, दैट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, कितने साउट करते रहते हैं कि हम 36 घंटे के अंदर अटैक करेंगे। आई एम वेरी श्योर 36 घंटे में अटैक नहीं होगा। अभी ठीक है 10 दिन हो गया है, इट मे टेक अनदर फ्यू। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं लौटूंगा डॉक्टर मिश्रा, महेंद्र सिंह को लेता हूं। महेंद्र सिंह, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर मिश्रा ने कही, और आलोक बंसल जी ने भी कहा कि भाई स्ट्रैटेजी जो हमारे भारत के चैनल बैठ के बना रहे हैं, 2 पाकिस्तान के गेस्ट बैठा लेते हैं और गालियां खाते भी हैं, गालियां देते भी हैं। ये है स्थिति हमारी। तो ये टीवी चैनल नहीं है युद्ध की भूमि की रणनीति तय करेंगे या आतंकवादियों पर हमले की रणनीति तय नहीं करेंगे। देखिए दुर्गेंद्र जी, मैं क्लियरली बता रहा हूं,
जी दुर्गेन जी, दरअसल हाँ, टीवी चैनल तो अपना टीआरपी बढ़ाने और पैसे कमाने में लगे हुए हैं। तमाम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तमाम मीडिया में युद्ध बिकता है, वार बिकता है, डर बिकता है, और उससे टीआरपी बढ़ती है और उससे पैसे आते हैं। तो वो तो अपने बिजनेस में, धंधे में लगे हुए हैं। वो कहीं भी वार होगा वो सब स्टूडियो में लड़ लेंगे, मिसाइलें छोड़ देंगे, जीत जाएंगे, मिट्टी में मिला देंगे। मतलब अगर लेकिन स्टूडियो की दिक्कत तो माने महेंद्र सिंह ये है पाकिस्तान, ना कि हमारे जो इस देश की जनता का एजम्पशन बढ़ता जा रहा है, उम्मीदें का पहाड़ खड़ा हो रहा है। ये काम तो मीडिया ही कर रहा है ज्यादा। अभी आलोक जोशी ने कहा, बिल्कुल, और ये आलोक काम बंसल ने में कहा इस जब- बात को कि भाई ये काम तो आप ही लोग कर रहे हैं बैठकर। बिल्कुल, और इसकी वजह पीछे अगर आप जाके देखें ना, पास्ट में जब सत्ताधारी पार्टी सत्ता में नहीं थी तो सर्वोच्च लीडर ये कहा करते थे कि हमला बोल देना चाहिए, बिल्कुल मिट्टी में मिला देना चाहिए, और वो सारी चीजें। तो वो वहां से माइंडसेट तय हुआ। और उसके बाद मीडिया को क्या चाहिए? मीडिया को सनसनी चाहिए। जहां भी होती है सनसनी, नहीं होती है तो सनसनी पैदा कर देना। तो इसके क्या होता है कि उनको जो यहाँ पर इमोशनल फ्रंट पे मीडिया जितना इमोशनल कर ले जाए, वहां से उतना टीआरपी उनकी बढ़ती है। ये उनका एक सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल छोटी सी चीज होगी, उनको युद्ध कर लेना। युद्ध की समझ नहीं कि युद्ध के क्या परिणाम होते हैं, बस युद्ध कर लेना। तो एक तो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां जो सीरियस होनी चाहिए थे, जो सत्ता में हैं और बाहर हैं, वो सीरियसनेस नहीं दिखती है। वो जब सत्ता से बाहर रहती हैं तब अलग तरीके से सोचती हैं, जब सत्ता में आते हैं तो उनको पता चलता है कि क्या होता है देश चलाना। तो वो भी एक बड़ा संकट है। और मीडिया तो वाकई में रिस्पॉन्सिबल बची नहीं है, किसी तरीके से अकाउंटेबल बची नहीं है। तमाम टीवी चैनल्स आप देख नहीं सकते, उनको देखने का मन नहीं करता है, क्योंकि इतना ज्यादा वार वार युद्ध युद्ध वो भड़का रहे हैं लोगों के मानसिकता को, मतलब उकसा रहे हैं जिसको कहते हैं। ये कतई सीरियस मीडिया का कोई लक्षण है ही नहीं। तो एक तो ये, अब मेरा मानना है कि युद्ध नहीं होगा और युद्ध होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा जाए। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आप ये कह देंगे तो आजकल ट्रेंड चल गया कि आप कह देंगे युद्ध नहीं होगा, तो कहेंगे आप राष्ट्र विरोधी हैं, आप राष्ट्र विरोधी हैं, आप पाकिस्तान समर्थक हैं, ये कहने लगते हैं लोग आजकल। बिल्कुल, अगर आप कह देंगे युद्ध नहीं होगा तो हाँ, तो आप सोचिए कि दोनों देश जो है युद्ध नहीं चाहते। अब सोचना ये चाहिए कि करवाया किसने है ये, और उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या प्रिसाइजली बिल्कुल अटैक होंगे कि नहीं होंगे, कहाँ होंगे, कैंप्स पे होंगे कि नहीं, टेरर कैंप्स पे होंगे कि नहीं, वो रणनीति क्या है। जैसे पीके मिश्रा साहब कह रहे थे कि वो सारे टेरर कैंप, लॉन्चिंग पैड खाली हो चुके, निश्चित तौर पे खाली हो चुके होंगे, क्योंकि डर का एक माहौल होता है। वो जब लौटेंगे तो सेना क्या अपने हिसाब से वो कार्रवाई करेगी। ओवैसी ने सलाह दी है महेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं, पीओके हमारा है, तो जाके वहां घुस जाइए, बैठ जाइए जाके, अब तो सब खाली है मामला वहां। बिल्कुल बिल्कुल, ओवैसी साहब भी टीच कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो सत्ता में, अब आजकल जो सत्ता में है वो सत्ता में नहीं थे तो वो यही बोलते थे। तो आज अब विपक्ष की पार्टियां यही कह रही कि तब आप तो ये कहते थे, अब जाके क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो एक पॉलिटिकल पार्टियां अपना एक तरीके से स्कोर सेटल कर रही हैं, वो देख रही हैं कि अब क्या कहोगे। और उसी तरीके से सत्ताधारी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी बार बार यही कह रहे हैं, हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। दुनिया भर की कहानी सब मीडिया में छाई हुई है इसी तरीके से। मेरा मानना है कि दोनों देश युद्ध के लिए तैयार नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और कितना निर्बल है दूसरा। जैसे यूक्रेन और रूस में 3 साल से युद्ध हो रहा है, क्या परिणाम। अब एग्जिट के लिए दोनों सोच रहे हैं कि किसी तरीके से इज्जत बची रहे और एग्जिट हो जाए उस युद्ध से। अब वो रास्ते ढूंढ रहे हैं। और उधर डोनाल्ड साहब कह रहे हैं हम तो दुनिया चला रहे हैं। निश्चित तौर पे वो दुनिया चला रहे हैं। डोनाल्ड साहब जमीन जगह सब लिखवाए ले रहे हैं अपने नाम, एग्जिट कराने के नाम पे यूक्रेन की जमीन, खनिज, सब कुछ अपने नाम लिखवाए ले रहे हैं। चलो बनामा करो, पट्टा करो भाई। बिल्कुल, वो अब वो एकदम बनिया की तरीके से है, वो बिजनेसमैन के तरीके से। वो कह रहे हैं पहले ये दो, हमने तुमको मुफ्त में मदद नहीं की। और देखिए अब वहां से आ भी गया है, यूक्रेन की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गए हैं कि 2-3 दिन में वो समझौता हो जाएगा मिनरल्स का। तो इसी तरीके से अब पूरा इंटरनेशनल जो बिरादरी है युद्ध के पक्ष में कतई नहीं है। युद्ध से धंधा करना है उनको। तो युद्ध से धंधा क्या होगा, हम बहुत सारा डिफेंस में एक्सपेंडिचर करेंगे, बहुत अभी हमारी भी एक डील हुई अभी हाल में, अभी हमारी भी डील हाँ जी, हाँ, वो काफी समय से लटकी हुई थी और वो 26 में आएंगे वो मेरा कौन से वो
जहाज है राफेल। बिल्कुल, नेवी के लिए राफेल मिले हैं, राफेल एम 26 में आएंगे। अभी हमारी भी 36,000 करोड़ की डील है वो। उसी तरीके से पाकिस्तान को चाइना अपना सामान बेचेगा, चाइना बेच रहा है, टर्की ने बहुत कुछ बेच डाला। तुर्की चूंकि बहुत ज्यादा पावरफुल है डिफेंस के मामले में, जो खासतौर पे वहां पर जो उसके ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो वो बेचेगा उसको। तो क्या होगा, आर्थिक तौर पे जो भी देश युद्ध में जाता है उसके आर्थिक परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। तो क्या भारत को इस स्थिति में अपने आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग, एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि बेवजह के इस तरीके के युद्ध में फुल फ्लेज कूद जाना, या फिर प्रिसाइजली हमला करना, कि जो आतंकवाद से लड़ना है, दो तरीके से कूटनीतिक तौर पर इतना मजबूर कर दो कि हम जब प्रिसाइजली वहां पर अटैक करें, सर्जिकल स्ट्राइक करें, तो हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए बल्कि साथ दे। तो फिर आप चुन चुन के लॉन्चिंग पैड्स तबाह कीजिए, चुन चुन के आप उनकी हंटिंग कीजिए, जहां जहां जो भी है, हाफिज सईद कहां है उसको ढूंढ के मारिए। उसमें आप अमेरिका की मदद लीजिए, रूस की मदद लीजिए, तमाम कंट्रीज की। तो कूटनीतिक तौर पर इस तरीके कीजिए। दूसरा, आर्थिक हमला बहुत बड़ा हमला होता है। पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि आर्थिक तौर पर उनको और मजबूर करना चाहिए कि उनके हालात और खराब हों जी, तो और हम और गेन करें, तब जाके हम किसी को, वरना छोटा सा छोटा कंट्री अमेरिका ने कहां कहां नहीं अपने हाथ डाले थे, और अफगानिस्तान जैसे मुल्क में वो अरबों डॉलर्स की डिफेंस के सारे सामान छोड़ के भागे थे। रूस भी भागा वहां से, रूस भी भागा। तो कोई निर्णायक युद्ध कभी नहीं होता। आप 8 दिन 10 दिन 15 दिन लड़ लेंगे छोटे युद्ध में, फिर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी आएगी और समझौता कराएगी, क्या हासिल होगा? अपनी तरफ के बहुत सारे सैनिक, उनकी तरफ के बहुत सारे सैनिक, आर्थिक तौर पे हम कितना पीछे जाएंगे। तो बुद्धिमत्ता यही है कि हम अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को बहुत मजबूत करें। बहुत लैप्सेस हैं, इंटेलिजेंस फेल्योर, अब इसमें कहा जा रहा है इंटेलिजेंस फेल्योर तो नहीं था, लेकिन वहां पर बाकी चूक हुई है, क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि इंटेलिजेंस ने हमें बता दिया था कि ये चीजें, कुछ हरकतें हो रही हैं। कुछ भी हो, उसकी जांच होनी चाहिए, जहां पर भी लैप्स मिले उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि आखिर ये बाहर से आया है। कुछ प्रधानमंत्री को भी जाना था 18 तारीख को, लेकिन उनका दौरा कैंसिल हुआ। इसको भी लोग जोड़ कर देख रहे हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें जो जोड़ के देखेंगे तो मतलब बहुत पहले जब डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया था कि हम इजराइल से मदद लेकर के अपने बॉर्डर्स को इतना सिक्योर कर रहे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसका कितना कर पाए, नहीं कर पाए और करना चाहिए। हम अपनी दीवारें पहले इतनी मजबूत, मुझे लगता है इजराइल का उदाहरण छोड़ देना चाहिए हमको। इजराइल खुद ही अपनी समस्याओं से जूझ रहा है इतना भयंकर तरीके से, आजकल आग लग गई उनके यहाँ। तो मतलब अब इजराइल अब उदाहरण देने लायक मुझे नहीं लगता बचा है। लेकिन उनके डिफेंस इक्विपमेंट निश्चित तौर पे अच्छे हैं। वो बहुत छोटा कंट्री है, फिर भी उसने प्रिसाइजली वो काम करता है, स्ट्रेटजीली, वो इमोशन में नहीं बहता है। तो हमें मतलब इमोशनल फूल नहीं बनना चाहिए, ना जनता को बनाना चाहिए, क्योंकि जनता के वाहवाही के लिए होती है। वो जनता से कहो ताली बजाना तो ताली बजा देती, जनता से कहो थाली बजाना थाली बजा देती। जनता के ऊपर कुछ हम स्ट्रेटजी, वार, डिफेंस एक्सपर्टीज ये नहीं छोड़ सकते। ये उसी तरीके से हम अपने मीडिया के जो तमाम चैनल हैं, कुछ को छोड़ के, मतलब जो सनसनी फैलाना उनका धंधा है, जिससे वो पैसे कमाते हैं, उनके पास बिल्कुल सेंस नहीं है, ना सेंसिबल है वो, ना अकाउंटेबल है वो। हम लोगों को जब युद्ध की रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी महेंद्र सिंह, हम लोग बिल्कुल बाकायदे तो बहुत सारी बातें बताई जाती, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। और आजकल तो देखो सब धान 22 पसेरी तोले पड़े, दे दनादन, बिल्कुल स्टूडियो में मिसाइल गिरी जा रही, टैंक फटा जा रहा है, क्या मजाक है। बिल्कुल अभी भी मैं जिस संस्थान से हूँ, IIMC से, वहां पर अभी भी बाकायदे तमाम लोगों को डिफेंस की पढ़ाई जाती है, कैसे डिफेंस रिपोर्टिंग कीजिए, बहुत सारे तरीके के। लेकिन आजकल देखो आप, कोई एडिटर देख लो आप, क्या है उसके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक बात है। ये बहुत सवाल है दुर्गेश जी, और ये मुझे नहीं लगता कि सच वो कह रहे थे कि टीवी स्टूडियो में बैठ के स्ट्रेटजी कम से कम नहीं बन सकती। आलोक जी को लेते हैं, महेंद्र जी, आलोक जी को लेते हैं। आलोक जी, एक निर्छीर विवेकी तरीके से वस्तुस्थिति का जरा विश्लेषण करिए दर्शकों, क्योंकि पहला राउंड यूं ही चला गया। आप जैसे विद्वान व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसका लाभ हमारे दर्शकों को ना मिले तो बेहतर नहीं होगा। तो आप वस्तुस्थिति का जरा दर्शकों का जरा माइंडसेट कुछ क्लियर करिए। अब मैं सवाल नहीं करूंगा आपसे, अनम्यूट करिए आलोक जी। पहली चीज तो हमें यह समझनी चाहिए
कि युद्ध से बेहतर युद्ध का खतरा है। तो अगर पाकिस्तान को यह लगेगा कि कभी भी युद्ध हो सकता है, वो उसके लिए ज्यादा नुकसानदायक है बजाय इसके कि आप युद्ध करने की कोशिश करें। क्योंकि पाकिस्तान की जो माली स्थिति है उसमें अगर पाकिस्तान की सेना अपनी पूर्वी सीमा पर तैनात रहेगी तो ये उनके लिए बहुत ही समस्या वाला चीज है। ये आर्थिक रूप से भी उनके लिए समस्याग्रस्त स्थिति है और साथ ही साथ जो उनकी अंदरूनी हालात हैं उसके लिए भी बहुत समस्या पूर्वक चीज है, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान में पश्चिमी सीमा पे उनके ऑलरेडी काफी समस्याएं चल रही हैं। आज अगर आप देखें तो कल 4000 पॉइंट उनका कराची स्टॉक एक्सचेंज गिरा है। तो युद्ध की जो संभावनाएं हैं उससे पाकिस्तान के अंदर काफी समस्याएं हैं और ये दिख रहा है। और अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान की सेना जो है सुलह चाह रही है, क्योंकि जो पाकिस्तान के DGISPR की स्टेटमेंट आई या आर्मी चीफ की आई, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम किसी भी निष्पक्ष इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, और वो चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिएशन हो। कोशिश उनकी तरफ से ये हो रही है। और उनकी तरफ से जो इस वक्त जो आपने जो बताया कि NSA का अपॉइंटमेंट हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये NSA की पोजीशन जो है 3 साल से खाली थी, अभी क्यों अपॉइंट किया गया है उसके पीछे 2 कारण है। एक तो ये कि जिनको अपॉइंट किया गया है वो जनरल मुनीर के बहुत ही क्लोज एसोसिएट माने जाते हैं और बड़े आर्टिकुलेट ऑफिसर हैं। इनके फादर भी लेफ्टिनेंट जनरल थे, इजी आर्टिकुलेट। ये ब्रिटेन में कोर्स किया है इन्होंने PhD की है US पाकिस्तान रिलेशंस में। तो उनको लगता है कि अगर भारत से कोई बातचीत करनी है तो हो सकता है NSA लेवल की बातचीत हो, तो हमारे पास एक व्यक्ति होना चाहिए जो बातचीत कर सके जी। और वो नहीं चाहते कि कोई सिविलियन हो, वो फौजी हो, जिससे कि उनको पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए। साथ ही साथ उनको ये लगता है कि इस वक्त जो पश्चिम के देश बात करना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक पॉइंट होना चाहिए। तो उनको लग रहा है कि ये बेस्ट व्यक्ति हैं जो पश्चिम के देशों को के ऊपर ये इन्फ्लुएंस कर सकें कि भाई हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, आप किसी भी तरीके से करिए, युद्ध बचाइए। तो पाकिस्तान की ओर से कोशिश हो रही है कि युद्ध बचे। हमारे लिए तो युद्ध की थ्रेट बहुत बढ़िया है। अगर हमें पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को दोबारा लेना है तो उस पर हमला करने की आज जरूरत नहीं है, उसको हमें रहने देना है, और जब हमें लगे मौका है तो हम ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो आप बोल रहे हैं, हालांकि वो आसान नहीं है, वो जो क्षेत्र है ज्योग्राफिकली भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा मुश्किल है। हालांकि वहां पे काफी बड़े हिस्से में लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से नाराज भी हैं और एक काफी कम जनसंख्या है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है वो काफी कम जनसंख्या वाला इलाका है। बलूचिस्तान के अंदर तो आप जानते हैं कि पूरी तरह से एक विद्रोह चल रहा है। और इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के व्यापार को असर करें, पाकिस्तान के निर्यात पे हमला करना शुरू करें, क्योंकि आप ये समझिए पाकिस्तान के अंदर से करीब 65% जो निर्यात जाता है वो टेक्सटाइल्स का है। अगर हम यूरोप के देशों को बोलें कि भाई पाकिस्तान आतंक को फैला रहा है और आप इसको जो GSP+ जो प्रेफरेंशियल ट्रेड आपने जो अरेंजमेंट दिया उसको खत्म कर दें, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे ही चरमरा जाएगी। अगर हम सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से कहें कि जो आपने पैसा इनके बैंक में जमा कर रखा है उसको आप खींच लें, तो इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की काफी गंभीर समस्या है और मेरा यह मानना है कि युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है। बिना युद्ध में जाए हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं और युद्ध का खतरा पाकिस्तान के लिए ज्यादा नुकसानदायक है बजाय युद्ध। आलोक जी, एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आ गया, जो POK है वो लायबिलिटी है या एसेट है हमारे लिए? देखिए, हमारे लिए एसेट है। पहली चीज तो वो हमारी धरती है। संवैधानिक रूप से वैधानिक रूप से पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, विशेषकर गिलगित बल्तिस्तान भारत के एक अभिन्न अंग है और गिलगित बल्तिस्तान सामरिक रूप से जम्मू कश्मीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। गिलगित बाल्तिस्तान वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है। यहाँ की जनता पाकिस्तान से नाराज है। ये पाकिस्तान के अधिकांश पानी वहां से आता है, बहुत सारी खनिज संपदा वहां पे है। वहां के, अगर आपको याद हो, 47 से पहले जब महाराजा को वहां के जो छोटी छोटी रियासतें थी जो कर देती थी, सोने का कर देती थी, वहां की नदियों की रेत में सोना निकलता था। तो वो 8 तिल्लू 9 तिल्लू जो सोना है वो उनका वार्षिक कर होता था महाराजा के लिए। तो इस क्षेत्र में एक मिनरल डेवलपमेंट, ऑस्ट्रेलियन मिनरल डेवलपमेंट कमीशन की रिपोर्ट है, यहाँ बहुत बड़ा सोने होने की संभावना है। जल पन बिजली की तो बहुत सारी योजनाएं बनी रही हैं, जैसा कि आपको मालूम है दासू पन बांध की वो है, भाषा बांध तो बनी रहा है। इसके अलावा 32 छोटी छोटी और पन बिजली योजनाएं बन सकती हैं। तो इस क्षेत्र में हाइड्रो पावर का बहुत पोटेंशियल है। 1996 से पहले 80% पर्यटक जो पाकिस्तान आते थे गिलगित बल्तिस्तान जाते थे। तो सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से, हर दृष्टि से पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर स्पेशली विशेष
जो गिलगित बल्तिस्तान है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी धरती है, वहाँ के लोग हमारे हैं और वो लोग भी भारत से कई अपेक्षाएं रखते हैं। थैंक यू। अगर हम कोशिश करें। जी थैंक यू। बस मेरे पास 1 मिनट का वक्त है, बहुत जल्दी में मैं सीधे मौसमी जी की तरफ रुख करूँगा। मौसमी जी, बहुत विस्तार से आलोक बंसल साहब ने चीज़ों को रख दिया है। वो कह रहे हैं कि युद्ध की जो आशंका है वही पाकिस्तान के लिए काफ़ी है, युद्ध करने से बेहतर है। यही की आशंका बनी रहे, वो अब मिट जाएगा अपने आप ही। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने बिल्कुल सही कहा है। आप देखिए इकोनॉमिकली उनको हम अगर तोड़ देंगे तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी टेकन स्टेप्स। अब देखिए एयर स्पेस भारत ने भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, अब वो ऑलरेडी फेस करेंगे। उनका ऑलरेडी उनका पीआईए जो है ऑलरेडी क्राइसिस में है जी, तो उनका अगर बैकबोन ही हम तोड़ देंगे तो वो वॉर के बाद थैंक यू। डॉक्टर मिश्रा की तरफ मैं रुक करूंगा। एक छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर मिश्रा, क्या जैसा कि अभी दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा, जोशी आलोक बंसल साहब ने कहा कि युद्ध की आशंका ही काफ़ी है, रणनीतिक तौर पर हम उनको तमाम तरीके के वारफेयर हैं, मिलिट्री वारफेयर छोड़कर क्या काम चल जाएगा हमारा, या मिलिट्री वारफेयर में हमें आना ही पड़ेगा? मिश्रा जी। मैं क्लियरली बता रहा हूं कि ये टाइम नहीं है मिलिट्री वारफेयर के लिए। ये मैं सोचता हूं कि इंडियन नेवी इज ट्राइंग, मैं क्लियर, इंडियन नेवी का जो आक्रमण चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है ग्वादर और कराची एयरपोर्ट को, जो उनका ऑयल आता है, ऑयल शिप से आता है, उनको ब्लॉक करने का। दे हैव प्लान टू चेक देयर ऑयल टैंकर्स। इकोनॉमिकल वारफेयर इज द बेस्ट वारफेयर to defeat Pakistan rather than to have a direct military attack. Thank you. Okay. Thank you. बस एक छोटी सी टिप्पणी। help BLA and also Pak occupied Kashmir and also TTP. There is nothing wrong if they are having PRF. We should openly help TTP and BLA. They themselves will fight with Pakistan and POK. Thank you, Dr. Misra. Thank you, Dr. Misra. महेंद्र सिंह, एक अंतिम टिप्पणी छोटी सी, बस 30 सेकंड की। इमोशंस को दरकिनार करके दिमाग से काम लेना होगा और मेरा पूरा भरोसा है कि हमारी जो सेनाएं हैं इसमें सक्षम है। रणनीतिक तौर पे वो अपनी स्ट्रेटजी के आधार पर वो हमला करेंगी जहां उनको करना है। युद्ध जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं होनी है, लेकिन बदला जरूर लिया जाएगा, मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पीके मिश्रा, मौसमी जी, आलोक जी, गुरप्रीत संधू और बिलाल माफ़ कीजिएगा महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत धन्यवाद। दर्शकों का बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिला के इस 1 घंटे की चर्चा में यही बात है कि रणनीतिक रूप से पाकिस्तान को हम जितना घेरेंगे, जितना वो चिल्लाएगा उतना ही कमज़ोर होगा। जो आतंक के अड्डे हैं उन पर सभी ने एक राय में कहा कि उन पर आक्रमण होना चाहिए ताकि दोबारा कोई हिमाकत न कर सके भारत की तरफ आंख उठाने की। नमस्कार।